हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिराज। वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर को। अब देखो, जहां पार्टी की बात आती है मजा बहुत आता है। अब चाहे वो रेप पार्टी हो चाहे दारू पार्टी हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन एक्चुअली में कोई काम नहीं करते हैं। तो हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर को। तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का, अस्पताल बनाने का, अच्छी बिजली देने का, अच्छी सड़कें बनाने का नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचाए। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग होते हैं। इन शॉर्ट तुम कह सकते हो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो व्यूज होते हैं ना, वो कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग होते हैं, और इन्हीं पर्टिकुलर व्यूज को लेकर जो पार्टीज होती है ना, वो आपस में लड़ती है। और यही पॉलिटिकल पार्टीज का जरिया होता है जिससे वो लोगों से भीख मांगकर वोट मांग पाते हैं। एंड हम सभी लोगों को जिस पॉलिटिकल पार्टी का व्यू सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, हम उन्हीं को वोट देते हैं, और फिर अल्टीमेटली जाकर वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तीन टाइप के लोग होते हैं। पहला तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होगा, जैसे कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस में राहुल गांधी है, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है, और भी अलग अलग पार्टीज के अलग अलग लीडर होते हैं। पहला कंपोनेंट तो लीडर हो गया। फिर दूसरा कंपोनेंट आता है जो मेंबर्स होते हैं ना, जो चुटपुटिये लोग होते हैं जो इन लीडर्स के पीछे काम करते हैं, जिनको हम द एक्टिव मेंबर्स भी कहते हैं। और फिर एक्टिव मेंबर्स के नीचे आते हैं अंधभक्त लोग, इन शॉर्ट जिनको हम फॉलोअर्स भी बोलते हैं, जो इन पार्टीज को वोट देते हैं। तो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है द लीडर, दूसरा होता है द एक्टिव मेंबर्स, एंड तीसरा होता है द फॉलोअर्स। अब हम लोग अच्छे से समझते हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है। मैं तुम्हें यहाँ पे 7 से 8 पॉइंट बताऊंगा, तुम लोग किन्हीं 5 पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। मैं तो कहता हूँ तुम सारे पॉइंट्स को याद कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें हेल्प ही मिलेगा। सबसे पहला काम होता है कि वो इलेक्शन लड़ते हैं। सच बोलो तो इसके अलावा वो कोई और काम नहीं करते हैं, बट ठीक है, और भी पढ़ लेते हैं। दूसरी चीज जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है वो है हमारे सामने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को रखती है, ताकि वो हमें लालच दिला सके। लेकिन हम सबको पता है कि इन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में हम तक कितना पहुंचता है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, क्या गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है कि नहीं सकता है। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज हमें लॉज बनाने का काम करती है। चौथा, पॉलिटिकल पार्टी जीतने के बाद गवर्नमेंट चलाती है। पांचवा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं पाती है, थोड़ा सा के लिए पीछे रह जाती है, तो वो अपोजिशन का काम करती है। और अपोजिशन पार्टी का यही काम रहता है कि वो रूलिंग पार्टी को देखती है कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, और इस बेसिस पे जो अपोजिशन पार्टी होती है वो अगला इलेक्शन लड़ती है। 6th पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज कभी कभी हम लोगों की सोच को भी बदल देती है, और ऐसा वो हमें मैनिपुलेट करके करती है, हमें पता भी नहीं चलता है और हम मैनिपुलेट हो जाते हैं। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। और आखिरी काम जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है वो ये है कि जीतने के बाद वो कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और स्कीम्स भी लॉन्च करती है। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल मोटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि पूरे देश दुनिया में कितने टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम होते हैं। देखो, सीधा बताओ तो 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम होते हैं: 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टीपल पार्टी सिस्टम। जिस भी कंट्री में 1 पार्टी सिस्टम चलता है, उस कंट्री में एक ही पार्टी रूल करती है। जैसे कि तुम चाइना का एग्जांपल ले सकते हो, वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती भी है और जीतती भी है। यहाँ डेमोक्रेसी जैसा घंटा कुछ नहीं होता। देखो, 1 पार्टी सिस्टम का एक ही फायदा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जब चाहे कुछ भी कर सकती है, तो यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। यहाँ पे रूलिंग पार्टी को ये टेंशन नहीं होता कि वो ओपोजिशन को क्या जवाब देगी। यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो जब चाहे जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है। देखो, पॉजिटिव तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि एक ही पार्टी होती है तो ये काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप जैसा होता है, और ऑब्वियसली इसे हम अगेंस्ट डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है। देखो, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 ही पार्टी होगी, और यही 2 पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और इनमें से कोई एक ही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। इसका एग्जांपल हो गया यूएसए, यूके वगैरह। देखो, इसका बस एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनता है, क्योंकि हर बार देखो इन दोनों पार्टी में से कोई एक ही पार्टी का जीतना है। हो सकता है एक बार पहली पार्टी जीते, फिर दूसरी बार दूसरी पार्टी, फिर तीसरी बार पहली पार्टी। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है ना, वो आपस में ही चेंज होते रहता है। यहाँ पे ऐसा कोई डर नहीं होता कि अचानक से कोई तीसरी पार्टी आएगी और गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। देखो, इस टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम में कॉन्स बस यही है, सिर्फ 2 ही पार्टीज है, तो ये लोग माइनॉरिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लोग ज्यादा मेजोरिटी कम्युनिटी पे ध्यान देंगे, ताकि ये लोग इलेक्शन जीत सके। तीसरा टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम आता है, वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया।
यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होती है और सब आपस में कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ते रहते हैं। इन सारे मल्टीपल पार्टीज में कोई एक ही पार्टी जीतता है और गवर्नमेंट फॉर्म करता है। देखो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करता है, और कौन सी ये है कि इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है। मतलब हो सकता है एक बार अगर पार्टी हार जाए तो वो कभी भी लाइफ में दूसरी बार गवर्नमेंट फॉर्म ना करे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा इंडिया। तो यहाँ तक तुम्हें ज्योति भैया ने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, और अलग अलग टाइप्स के पार्टी सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें ज्योति भैया ने दी। अब अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है नेशनल पार्टीज। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नेशनल पार्टीज हम किन्हें बोलते हैं। तो वैसे तो हमारी कंट्री में हजारों पार्टीज हैं, लेकिन कुछ पार्टीज जो रीजनल लेवल से निकल के पूरे नेशनल लेवल पे स्प्रेड हो जाती हैं, जिनके ऑफिसेज कंट्री के हर कोने में होते हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस और हाईलाइटेड पार्टीज होती हैं, उन्हें हम नेशनल पार्टीज बोलते हैं। देखो ये तो मैंने मोटे मोटे तरीके से बता दिया कि जो फेमस पार्टीज होती हैं वो नेशनल पार्टीज होती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना कुछ क्राइटेरिया रखा है ये डिफाइन करने के लिए कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी है। तो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कहलाने के लिए बेसिकली दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया तो यह है कि उस पार्टी को टोटल वोट्स में से एटलीस्ट 6% ऑफ वोट मिले हो, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन में हो या फिर असेंबली इलेक्शन में। और दूसरा क्राइटेरिया यह है कि उस पार्टी ने लोकसभा में एटलीस्ट 4 सीटें जीती हो, मतलब कम से कम 4 सीटें लोकसभा में उन्होंने जीती हो। तो अगर हमारे कंट्री की कोई भी पार्टी ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो फिर उस पार्टी को हम एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब कि उस पार्टी को हम एक नेशनल पार्टी मान सकते हैं। देखो आज के टाइम पे यानी कि 2024 में हमारी कंट्री में आज टोटल 6 नेशनल पार्टीज हैं। वो 6 नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं, चलो हम एक एक करके जानते हैं और उन पार्टीज के बारे में भी एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहली नेशनल पार्टी जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी को फेमसली कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारी कंट्री की सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन जो है वो 1885 में हुआ था। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये कई सालों तक, कई दशकों तक, चाहे वो आजादी से पहले हो या आजादी के बाद हो, सालों तक इस पार्टी ने इंडियन पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाए रखा है। ये पार्टी बहुत ही डोमिनेंट रही है हमेशा से। और कांग्रेस पार्टी जो है ये देश की आजादी से लेके 1977 तक कंटिन्यूअसली पावर में रही थी। मतलब इस पर्टिकुलर पार्टी ने 1947 से लेके 1977 तक लगातार हमारी कंट्री पे रूल, और फिर उसके बाद 1980 से लेके 1989 तक फिर कांग्रेस पार्टी रूल में आई। 1989 के बाद कांग्रेस का जो सपोर्ट था वो थोड़ा कम होने लगा, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस हमारे पूरे कंट्री में फेमस थी। और कांग्रेस का जो मेन मुद्दा है जिसे लेकर वो हमेशा इलेक्शन लड़ती है वो है सेकुलरिज्म, और साथ ही साथ कांग्रेस हमारी सोसाइटी के माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शन को भी ज्यादा सपोर्ट करती है। फिर 2004 में कांग्रेस एक अलायंस का पार्ट बनती है जिसका नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, या फिर जिसे यूपीए के नाम से भी जाना जाता है। और इस अलायंस में कांग्रेस 2019 तक रही। और जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे तो उनका जो एम था वो था इंडिया को एक मॉडर्न, सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए रखना। और इस साल के इलेक्शन में भी कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। भले ही कांग्रेस जीती ना हो, फिर भी अच्छे खासे सीट्स कांग्रेस को मिले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर बस इतने ही पॉइंट्स थे। चलो अब अगली नेशनल पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब अगली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में हमें पढ़ना है उसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे एनपीपी भी बोल सकते हैं। तो एनपीपी का फॉर्मेशन जुलाई 2013 में हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ पीए संगमा। और जो एनपीपी है वो हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से होने वाली पहली पार्टी है जिसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। और ये पार्टी हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करती है, और इसका ये मानना है कि हमारे कंट्री के अलग अलग रीजन्स के अलग अलग डेवलपमेंटल नीड्स हैं। और एनपीपी का जो कोर फिलोसफी है वो है एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों का एम्पावरमेंट। करंटली एनपीपी का मेघालय में गवर्नमेंट है और इसका प्रेजेंस और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्टी की तरफ। तो जो अगला नेशनल पार्टी है उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कंशी राम। और जैसा कि पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, तो ये पार्टी जो है वो बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती है, या फिर बैकवर्ड क्लास, दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज और बाकी सारे रिलीजियस माइनॉरिटी पे ये पार्टी फोकस करती है। और इस पार्टी का जो मेन हब है, या फिर बात करें जहां पे ये पार्टी सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है, वो है उत्तर प्रदेश। और साथ ही साथ ये कुछ और स्टेट्स में भी फैली हुई है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी ने 3.63% ऑफ वोट गेन किया था, और साथ ही साथ 10 सीट्स भी सिक्योर किए थे। तो ये थी बहुजन समाज पार्टी की बातें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्टी की तरफ। और जो हमारा अगला पार्टी है वो है अभी का सबसे स्ट्रांग पार्टी, और जो आज का जो रूलिंग पार्टी है जिसमें हमारे मोदी जी है, वो है हमारा बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी का फॉर्मेशन 1980 में हुआ था, जब भारतीय जनसंघ नाम के पार्टी को वापस से रिवाइव किया गया था। और ये जो भारतीय जनसंघ पार्टी थी, इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया था। बीजेपी का जो मेन एम है
वो मॉडर्न इंडिया को एंशियंट कल्चर और वैल्यूज यानी कि हमारे पूर्वज और एंशियंट टाइम्स में जो वैल्यूज हुआ करते थे हमारे, उससे इंस्पायर होके हमारे कंट्री को डेवलप करना है। ये जो बीजेपी है, ये कल्चर नेशनलिज्म को या फिर हिंदुत्व को ज्यादा प्रमोट करती है। और बीजेपी का ये भी एम है कि जम्मू एंड कश्मीर का कंप्लीटली इंडिया के साथ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी पावर में है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स भी ले रही है, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाया गया था। और बीजेपी ये भी चाहती है कि हमारे कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, जिसके कारण हमारे कंट्री के हर एक व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का हो, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इस पार्टी का वैल्यू है। और 2019 के इलेक्शन में जो बीजेपी थी, ये सबसे बड़ी पार्टी थी और इसने टोटल 303 सीट्स प्राप्त की थी। और बीजेपी भी अभी एक अलायंस का लीडर है, जिस अलायंस का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या फिर जिसे हम एनडीए के नाम से भी जानते हैं। अब जो अगला पार्टी जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है हमारे केजरीवाल भैया की पार्टी, जो कि है आम आदमी पार्टी। और इसका फॉर्मेशन 26 नवंबर 2012 में हुआ था। और इस पार्टी के फॉर्मेशन से पहले 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था और उसी से इंस्पायर होकर इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। और इस पार्टी के जो कोर वैल्यूज हैं वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ये पार्टी हर प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सिस्टम में कहीं कोई घूसखोरी नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस। तो ये सारी चीजें इस पार्टी की वैल्यूज हैं। और ये पार्टी काफी सक्सेसफुल, क्योंकि इस पार्टी के फॉर्मेशन के लगभग 1 साल बाद ही ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। और साथ ही साथ 2022 में ये गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। और जो अगला और आखिरी नेशनल पार्टी जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, या फिर जिसे हम CPIM के नाम से भी जानते हैं। और इसका फॉर्मेशन 1964 में हुआ था और ये कार्ल मार्क्स और लेनिन के आइडियाज से इंस्पायर्ड थी। और ये जो पार्टी है, ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है और कम्युनलिज्म और इंपीरियलिज्म को अपोज करती है। और ये जो CPIM पार्टी है, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका ये मानना है कि हमारी कंट्रीज के इलेक्शन और हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे कंट्री के इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और इस पार्टी को मेजर सपोर्ट वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा जैसी जगहों से मिलता है। और इसे सपोर्ट करने वाले ज्यादातर लोग पुअर पीपल, वर्कर्स, फार्मर्स या फिर एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, यानी कि गरीब लोग इस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये जो CPIM पार्टी है, ये वेस्ट बंगाल में पिछले 34 ईयर से रूल कर रही है। मतलब पिछले 34 ईयर से इस पार्टी को वेस्ट बंगाल में कोई भी डिफीट नहीं कर पाया। और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इस पार्टी को 1.75% वोट्स मिले थे और इसने लोकसभा में 3 सीट सिक्योर की। तो मैंने अभी तुम्हें सारी नेशनल पार्टीज के बारे में बता दिया, उन पार्टीज का फॉर्मेशन कब कैसे हुआ था, उन पार्टीज की आइडियोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी। तो चलो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है रीजनल पार्टीज, या फिर जिन्हें स्टेट पार्टीज भी बोलते हैं। और ये जो रीजनल पार्टीज होती हैं, जरूरी नहीं है कि इनका जो आइडियोलॉजी हो वो सिर्फ एक रीजन को या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक ही सीमित हो। ये पार्टीज पूरी कंट्री में अपनी आइडियोलॉजी फैलाना चाहती हैं, लेकिन इनमें से कुछ पार्टी सिर्फ कुछ स्टेट्स तक ही सीमित रह जाती है। ये बस कुछ स्टेट्स में ज्यादा पॉपुलर होती है और पूरे कंट्री में ज्यादा फेमस नहीं हो पाती। इस कारण से ये पार्टीज एक रीजनल या फिर स्टेट पार्टी बनकर ही रह जाती है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो गई, और बिहार की राष्ट्रीय जनता दल या फिर RJD, जो कि हमारे लालू यादव की पार्टी है, ये भी एक रीजनल या फिर स्टेट पार्टी ही है। और एक रीजनल या फिर स्टेट पार्टी कहलाने का भी क्या क्राइटेरिया है, उस चीज को भी इलेक्शन कमीशन ने डिफाइन किया हुआ है। और स्टेट पार्टी बनने का क्राइटेरिया क्या है, उस पार्टी ने एटलीस्ट 6% ऑफ वोट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्राप्त किए हो या फिर मिनिमम 2 सीटें जीती हो। अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया कोई पार्टी फुलफिल कर लेती है तो वो एक स्टेट या फिर रीजनल पार्टी कहलाएगी। बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार कोई नेशनल पार्टी इनफ परसेंटेज ऑफ वोट नहीं गेन कर पाती है या फिर इनफ सीट्स नहीं जीत पाती है, तो वो रीजनल पार्टी के साथ कोलिशन फॉर्म करती है। और फिर 1996 में ऐसा रूल आया जिसके बाद फिर कोई भी रीजनल पार्टी किसी नेशनल पार्टी या फिर किसी बड़े पार्टी के साथ जुड़कर कोलिशन फॉर्म कर सकती है, या फिर बहुत सारी रीजनल पार्टीज आपस में मिलकर भी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। और इस चीज़ के बाद से हमारी कंट्री का जो फेडरलिज्म है और जो डेमोक्रेसी है, ये और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें कि हमारा पहला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। देखो, बहुत सी ऐसी पार्टीज होती है जिनके अंदर का डिसीजन मेकिंग बस कुछ टॉप लीडर्स के हाथों में रहता है। जो पार्टी के अंदर के टॉप लीडर्स होते हैं, सिर्फ वही मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। और जो पार्टी के ऑर्डिनरी छोटे मोटे मेंबर्स होते हैं, उनके पास पार्टी से रिलेटेड इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, और पार्टीज के क्या वैल्यूज है उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। और जब कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर होता है तो बहुत सारे मेंबर स्ट्रगल करते हैं पार्टी के अंदर रहने में। और ऐसे सिचुएशन में पार्टी की आइडियोलॉजी से ज़्यादा तुम्हें पार्टी के लीडर को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट है डायनेस्टिक सक्सेशन इन पार्टीज। डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि अगर कोई आज पार्टी का लीडर है तो जो अगला लीडर होगा वो उस लीडर का कोई
बेटा या बेटी हो सकता है या फिर उसी का कोई रिलेटिव हो सकता है। तो बेसिकली जो पार्टी का लीडरशिप है वो किसी एक फैमिली के अंदर ही रह जाता है, बाहर का आदमी उस पार्टी को लीड नहीं कर पाता। और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बुरा चीज़ है, ऐसी चीज़ें डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी ऐसी चीज़ें होती है। और सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज में ऐसी पार्टीज हैं जहाँ पे डायनेस्टिक सक्सेशन हो रहा है। अगला पॉइंट है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर विद इन द पार्टी। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन एम होता है वो इलेक्शन जीतना होता है, तो बहुत बार ये पॉलिटिकल पार्टी शॉर्टकट मेथड का यूज करती है इलेक्शन जीतने के लिए। और इसलिए पार्टीज अक्सर ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा करती है वोट के लिए जो कि ज्यादा पैसे इकट्ठा कर पाए या फिर पार्टी में ज्यादा पैसे लाए। और इस चक्कर में बहुत बार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती है। और बहुत बार जो अमीर लोग होते हैं या फिर अमीर कंपनीज होती हैं वो इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देती हैं, इन्हें फंड करती है और इन पार्टीज के अंदर हो रहे डिसीजंस को भी इफेक्ट करती है। मतलब बेसिकली अगर वो पार्टी को पैसा दे रही है तो ऑफकोर्स वो पार्टी के अंदर किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और चौथा पॉइंट है पार्टीज डोंट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। यानी कि बहुत बार किसी पार्टी के पास कोई मीनिंगफुल चीज नहीं होता है वोटर्स को ऑफर करने के लिए। वही सेम घिसा पिटा मुद्दा होता है पार्टीज के पास और उनका कोई अच्छा आइडियोलॉजी नहीं होता है जिसे वो सपोर्ट करती है। तो ये थे 4 चैलेंजेस जो अक्सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है रीसेंट एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब हाल फिलहाल में ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस, ऐसे कुछ लॉज बनाए गए हैं जिससे ये जो पार्टी के प्रॉब्लम्स थे इन्हें सॉल्व किया जाए। तो ऐसे क्या क्या नए लॉज और रूल्स वगैरह आए हैं ये हम देख लेते हैं। तो पहला चीज ये हुआ था कि हाल फिलहाल में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किए गए थे जिसके बाद से एमपी और एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद एक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर एक एमपी या एमएलए ऑलरेडी पावर में है तो पहले क्या होता था कि वो एमपी भी रहेगा और वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में भी चला जाएगा तो उसके पास पावर भी है और उसने पार्टी भी चेंज कर ली। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लॉ पास किया जिससे कि पैसों का और क्रिमिनल्स का इफेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कम पड़े। और तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा लॉ पास किया जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऐसा मैंडेटरी बनाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास कितने पैसे हैं वो उन्हें शो करना पड़ेगा और उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि पार्टी के पास अगर कहीं से इलीगल पैसे आ रहे होंगे तो वो इलेक्शन कमीशन को पता चल जाएगा। अब अगला टॉपिक जो है उसमें हमें कुछ ऐसे सजेशंस दिए गए हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। तो पहला सजेशन ये है कि कोई एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो रहे डिसीजंस को मॉनिटर किया जा सके। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई गलत या सही डिसीजन हो रहा है उसे देखा जाए। दूसरा सजेशन ये रहेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम 1/3 ऑफ सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व करना चाहिए और साथ ही साथ पार्टी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं उनके लिए भी कोटा होना चाहिए। और तीसरा सजेशन ये है कि जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट फंडेड होनी चाहिए, यानी कि सरकार को पैसे देने चाहिए इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को। इससे क्या होगा कि जो छोटी मोटी पार्टी है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वैसी पार्टीज भी आगे आ पाएंगी। अब जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट मनी सप्लाई के द्वारा ही हेल्प किया जाए फाइनेंशियली पॉलिटिकल पार्टीज को, या तो फ्री या फिर सस्ते दामों में पेट्रोल प्रोवाइड किया जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को ताकि वो रैलीज कंडक्ट करवा पाए, या फिर टेलीफोन या पेपर्स भी फ्री कर देने चाहिए इलेक्शन के समय पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो ये थे कुछ सजेशंस। अगर इन चीज़ों को अप्लाई किया जाए तो इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज का सिनेरियो है वो थोड़ा इंप्रूव होगा, जिससे कि हमारी कंट्री का जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। अभी जो सजेशंस हमने दिए या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को इंप्रूव करने का जो तरीका हमें बताया, इस चीज को हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म लाने का क्या क्या तरीका हो सकता है। हमारे बुक में बेसिकली 2 आइडियाज दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि कॉमन लोगों की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर दबाव जाना चाहिए अपने पार्टी के अंदर के सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो मनी एंड मसल पावर की यूज ना करने का हो या फिर पार्टी के अंदर की लीडरशिप बदलने का जो प्रेशर है वो लोगों की तरफ से होना चाहिए। अब वो चाहे पिटिशंस के थ्रू हो या मीडिया के थ्रू हो या फिर प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू किया जाए। तो इससे क्या होगा कि अगर पार्टीज को ऐसा डर बना रहेगा कि वो पब्लिक का सपोर्ट लूज कर सकती हैं तो वो अच्छी चीजें अपने पार्टी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगी जिससे उस पार्टी का इंप्रूवमेंट होगा। और दूसरा तरीका जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रिफॉर्म लाया जा सकता है वो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंप्रूवमेंट तभी होगा जब पैशनेट, जो पॉलिटिक्स को लेकर पैशनेट है, उस पॉलिटिकल पार्टी के आइडिया को लेकर पैशनेट है, अगर वैसे लोग पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं और वैसे लोगों को अलाउ किया जाता है पार्टीज ज्वाइन करने के लिए, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज का काफी इंप्रूवमेंट होगा और उससे ओवरऑल डेमोक्रेसी के और कंट्री के डेवलपमेंट में भी हेल्प होगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप तुम्हें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, पॉलिटिकल पार्टीज वर्क कैसे करती हैं, किन किन टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टी होती है। हमने हमारी कंट्री के 6 नेशनल पार्टीज के बारे में भी पढ़ा, पार्टीज के अंदर की कमी क्या होती है, उन्हें सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप तुम्हें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Boy, give me focus. Why you avoid it? I ain't gon' force shit. Oh, you know.